साथियों नमस्कार। साथियों इतिहास की एक और नई कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों अभी तक की क्लास में हमने आपसे विदेशी आक्रमण के अंतर्गत पारसिक जो आक्रमण हुआ था पश्चिमोत्तर भारत पर, उस आक्रमण के विषय में मैंने आपसे चर्चा कर रखी हुई है। साथियों आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं यूनानी आक्रमण के बारे में। मौर्य काल की स्थापना के पूर्व, और या यूं कहें कि महाजनपद जब भारत में स्थापित हो रहा था, उसी के समय ये कहीं ना कहीं विदेशी आक्रमण भी सक्रिय हो जाते हैं। और मौर्य काल की स्थापना से ठीक पूर्व जो है सिकंदर का आक्रमण होता है। यूनानी आक्रमण के अंतर्गत एक सिकंदर शासक हुआ जो कहीं ना कहीं विश्व विजेता कहलाया, जिसने कहीं ना कहीं जो शासन क्षेत्र था उस समय उसके आसपास का, उसको उसने विजित करने का प्रयास किया। और इस तरीके से उसकी जो लालसा थी विश्व विजय की, उसको उसने पूरा करने के सपने के उद्देश्य को लेकर वो जो है भारत पर भी अपने विजय अभियान को आगे बढ़ाता है। और इसी क्रम में जो है वो भारत की ओर भी अपनी विजय यात्रा को लेकर आता है। और उस समय अगर मगध पे शासन की बात की जाए तो मगध पर जो शासन है वो यहाँ का जो शासक है क्या नाम है उसका, नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद शासन कर रहा था। तो हम कह सकते हैं कि मौर्य काल मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश की स्थापना से ठीक पूर्व पश्चिमोत्तर भारत पर एक विदेशी आक्रमण होता है, जिसका नाम क्या था, किसके द्वारा होता है वो, यूनानियों के द्वारा, जिसमें कौन शासक था, सिकंदर। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं यूनानी आक्रमण, जिसके अंतर्गत कौन होगा, सिकंदर महान। तो चलिए देखते हैं यूनानी आक्रमण। यूनानी आक्रमण, इसके पहले आपने क्या देखा था, पारसिक आक्रमण के विषय में आपने चर्चा किया था। वहां मैंने आपको मैप से बताने का काम किया था कि आखिरकार पश्चिमोत्तर भारत की स्थिति क्या बनती है। ठीक है, अभी थोड़ा समय ही आपको बना देता हूं। मैप से थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, ये सब क्या है, पश्चिमोत्तर भारत है। और इसी तरफ से भारत पर आक्रमण लगातार होते रहे हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से स्थलीय मार्ग के रूप में था। ऊपर हम यहाँ कह देते हैं इधर जो है हिमालय की स्थिति थी, तो यहाँ पर आक्रमण करना इतना आसान नहीं था। और इधर क्या था, इधर का जो एरिया था वो कहीं ना कहीं, चाहे इधर का एरिया हो, चाहे इधर का एरिया हो, चाहे इधर का एरिया हो, ये सब क्या थे, जल क्षेत्र थे, जहां पर आक्रमण करना खासकर उस समय नौकायन सुविधा उतनी मजबूत नहीं थी, तो आक्रमण करना उतना आसान नहीं था। तो इस तरीके से हम क्या पाते हैं, ये जो पश्चिमोत्तर भारत है इस ओर से लगातार भारत पर आक्रमण होते रहे हैं। तो अगर हम पहले विदेशी आक्रमण की बात करें, मैंने आपसे वहां भी चर्चा किया हुआ था, तो पहला जो विदेशी आक्रमण होता है वह कहीं ना कहीं जो पारसिक आक्रमण, जो ईरानी लोग थे, उन्होंने इस दिशा में भारत पर घुसने का प्रयास किया। और कहीं ना कहीं जो सबसे सफल आक्रमण रहा उन लोगों का, वो क्या था, उसमें दारा जो तृतीय था उसकी द्वारा प्रथम की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। और वह कहीं ना कहीं भारत की जो पश्चिमोत्तर सीमा प्राथमिक क्षेत्र थे उनको विजित करने का काम करते हैं। ठीक है, तो वो आप वहां पर पढ़ ही चुके हैं। और आज हम चर्चा करने वाले हैं यूनानी आक्रमण के बारे में। और जो आज यूनानी आक्रमण के अंतर्गत हमारे शासक हैं उनका क्या नाम है, सिकंदर द ग्रेट, मतलब सिकंदर महान। तो आज हम सिकंदर महान के बारे में चर्चा करेंगे। सिकंदर महान जो कि कौन था, तो एक स्थान है मेसिडोनिया। ठीक है, मेसिडोनिया, और यही के एक छत्रप थे। छत्रप मतलब कि राजा से, हम राजा से है। मेसिडोनिया के छत्रप कौन थे, फिलिप द्वितीय। फिलिप द्वितीय, तो ये फिलिप द्वितीय के पुत्र थे। और 20 वर्ष की आयु में, 20 वर्ष की आयु में, 20 वर्ष की आयु में क्या बनते हैं, शासक बनते हैं। ठीक है, और इनके जो गुरु थे, गुरु कौन थे, तो आपको पता होगा कौन थे, अरस्तु। ठीक है, अरस्तु का नाम कहीं ना कहीं एक वैचारिक रूप में बहुत ज्यादा फेमस है, ज्यादा प्रसिद्ध है। क्यों क्यों क्योंकि इनको भी आप पाएंगे कि जो अरस्तु था वो भी वैचारिक रूप में इतना समृद्ध था कि इसने भी वैचारिक रूप में पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करने की लालसा अपने मन में रखी हुई थी। तो अब जाहिर सी बात है, जब गुरु है तो गुरु का जो प्रभाव होगा वो अपने शिष्य पर जरूर डालेगा। तो इसी तरीके से जैसे ये वैचारिक रूप में पूरे विश्व को अपने अधीन करना चाहता था, अपने विचारों से प्रभावित करना चाहता था, वैसे ही हम पाते हैं कि सिकंदर जो होता है वो सैनिक विजयों के माध्यम से पूरे विश्व को विजित करना चाहता था, पूरे विश्व को जीतना चाहता था। तो इसीलिए जो है अपनी विजय यात्रा के द्वारा वो जो है पूरे उस आसपास के क्षेत्र को विजिट करना प्रारंभ करता है। और इस तरीके से उसका भारत पर भी आगमन होता है।
ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं सिकंदर महान। यहाँ आपने देखा कि कौन है उसका पिता छत्रप, जो कि कहाँ का राजा है, मैसिडोनिया का राजा है। और ये शासक कब बनते हैं सिकंदर, तो 20 वर्ष की आयु में बनते हैं। किससे, गुरु कौन थे इनके, तो अरस्तु थे। और विश्व विजेता की प्रेरणा किससे मिली, तो हम कह सकते हैं विश्व विजेता की प्रेरणा गुरु से भी प्राप्त हुई और पिता से। ठीक है, दोनों से इनको विश्व विजेता होने की या विश्व विजय करने की प्रेरणा प्राप्त हुई। तो यही सिकंदर के बारे में थोड़ी जानकारी। ठीक है, इसको आप देखिए, फिर मैं आगे चलता हूं। हाँ, यहां एक चीज और आपको बता दूं सिकंदर के बारे में कि सिकंदर एक ऐसा शासक है, ठीक है, जिसका जन्म कहां हुआ, तो जन्म इसका हुआ मकदूनिया। कहां हुआ, मकदूनिया। मकदूनिया कहां है, यूरोप में। ठीक है, अगर हम इसकी मृत्यु की बात करें तो मृत्यु कहां हुआ इसका, बेबीलोन में। बेबीलोन कहां है, तो आपको पता है बेबीलोन कहां है, एशिया में है। और अगर हम इसके अंतिम संस्कार की बात करें या दफनाने की बात करें तो इसको दफनाया कहां गया, इसको कहां, सिकंदरिया में। कहां, सिकंदरिया। और सिकंदरिया कहां पर है, अफ्रीका में। ठीक है, तो यह एक ऐसा शासक है जिसकी देख लीजिए आप इसके देखिए कि इसका जन्म यूरोप में हो रहा है, मृत्यु एशिया में हो रही है और दफनाया अफ्रीका में गया। तो कहीं ना कहीं ये 3 महाद्वीपों को प्रभावित कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से ये एक महान शासक के रूप में प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मतलब इससे हमको इसकी महानता देखने को मिलती है। चलिए अब हमको जो हमारा आज का टॉपिक है, भारत पर विदेशी आक्रमण, और जिसके अंतर्गत हम आज चर्चा कर रहे हैं आप लोगों से यूनानी आक्रमण के विषय में। तो अब सिकंदर भी इसी रास्ते से भारत पर आक्रमण करता है। और जब भारत पर वो आक्रमण करता है तो इस क्षेत्र पर भारत क्या था, छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया है कि छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। ठीक है, और इन्हीं छोटे छोटे राज्यों को वो क्या करता है, यहाँ पर आक्रमण करना प्रारंभ करता है और एक एक कर को अपने अधीन करना प्रारंभ करता है। और जैसा कि आपको पता होगा कि जो सबसे प्रमुख सामना होता है, सबसे पहला सामना होता है वो आम्भी से होता है। ठीक है, तक्षशिला का शासक होता है आम्भी और इसी से उसका सामना होता है। किसका, आम्भी का। आम्भी और सिकंदर आमने सामने होते हैं। लेकिन आम्भी क्या होता है, बड़ी उससे कहीं ना कहीं उसको अपने खुद को नतमस्तक कर देता है और आसानी से उसकी आधुनिकता को स्वीकार कर लेता है। और इस तरीके से कहीं ना कहीं इतिहास में इसका नाम एक कहीं ना कहीं एक ऐसे शासक के रूप में लिया जाता है जिसने भारत की गरिमा को ठेस पहुंचाने का काम किया। आसानी से जो है, क्योंकि एक शासक का कर्तव्य होता है, एक राजा का कर्तव्य होता है कि वो होने वाले आक्रमण का सामना करे, ना कि उससे भागे, ना कि वहां पर अपने आप को खुद को समर्पित कर दे। ठीक है, तो ये काम आम्भी ने किया, इसलिए इसका नाम जो है इतिहास में कहीं ना कहीं एक ऐसे शासक के रूप में लिया जाता है जिसने भारत को ठेस पहुंचाने का काम किया। ठीक है, तो आम्भी से सामना होता है सिकंदर का और इसने आत्मसमर्पण कर दिया। और फिर जो एक प्रमुख सामना होता है सिकंदर का वो होता है पोरस से। ठीक है, और पोरस क्या करता है, पोरस और सिकंदर के बीच में जब युद्ध होता है, हम उसको लिखवाएंगे आपको पूरा अच्छे से। तो इनमें जो घटनाक्रम बनता है कि सिकंदर जो है, पोरस कहीं ना कहीं एक शक्तिशाली शासक था और ये बात सिकंदर को पता थी। तो वो क्या करता है, कहीं ना कहीं संदेश भिजवाता है उससे पोरस से आत्मसमर्पण के लिए। तो पोरस साफ साफ मना कर देता है कि एक राजा का जो कर्तव्य होता है मैं उसी का पालन करूंगा और आपको अगर मेरा क्षेत्र चाहिए, मुझ पर विजय प्राप्त करनी है तो आपको मुझसे युद्ध करना होगा। तो जो है सिकंदर भी कहीं ना कहीं अपनी सैन्य व्यवस्था के साथ आया हुआ था और पोरस भी अपनी सैन्य व्यवस्था के साथ पूरी तरीके से सुसज्जित था। और झेलम, जिसको हम वितस्ता, आप अगर पढ़ेंगे मैं बताऊंगा आपको कि जो इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ था इसको हम लोग वितस्ता, वो झेलम नदी का प्राचीन नाम है। ठीक है, तो इसी नदी के तट पर इन दोनों के मध्य युद्ध होता है। तो सिकंदर जो है बारिश की रात में, अंधेरी रात में अचानक से जो है झेलम नदी को पार करता है और कहाँ पहुंच जाता है, उस पार, मतलब झेलम के पोरस के राज्य की तरफ वो पहुंच जाता है और फिर दोनों के मध्य युद्ध होता है। अब इसमें थोड़ा सा जो युद्ध पोरस हारता है वो कहीं ना कहीं उसकी किस्मत की बात हम कह सकते हैं कि बारिश इतना ज्यादा हो जाती है और जो भूमि होती है वो दलदली हो जाती है और पोरस के पास जो थे वो बड़े बड़े धनुष थे,
है ना, और हाथियां थी, तो कहीं ना कहीं जो धनुष थे उनको जमीन पर रखकर चलाना पड़ता था। और उसमें क्या हुआ, जब जैसे वो जमीन पर रखे धनुष को, और वो धनुष क्या हुई, जमीन में धंसती चली गई। या जो हाथी थे, हाथी क्या थे, दलदली जमीन थी, तो उनके पांव जो है वहां जमीन में धंसने लगे। तो इस तरीके से उसकी सैन्य व्यवस्था पूरी तितर बितर हो गई। और सिकंदर के पास कहीं ना कहीं घोड़े थे, और घोड़े क्या होते हैं, वो पानी में भी चल सकते हैं, मतलब कि अगर कम पानी है तो वहां भी दौड़ सकते हैं, और दलदल है तो वहां भी वो दौड़ सकते हैं। इसका फायदा सिकंदर को मिला, और सिकंदर जो है क्या करता है, उस युद्ध को आसानी से जीत जाता है, और इस तरीके से पोरस पर जो है सिकंदर का नियंत्रण रहता है। और फिर जब पोरस और इसका आमना सामना होता है, ये बंदी बना लिए जाते हैं, और इनका जब आमना सामना होता है तो वो पूछते हैं कि आखिरकार आप जो है अभी भी आत्मसमर्पण कर दीजिए, ठीक है। तो वो मना कर देते हैं कि भैया मैं आत्मसमर्पण मैं आत्मसमर्पण बिल्कुल नहीं करूंगा। तो जो है वो कहते हैं फिर आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए, तो वो कहते हैं पुरस कि एक राजा जैसे एक राजा के साथ करता है, अगर मैं युद्ध हारा हूं तो आप जो है जो आपको करना हो वो आप कर सकते हैं, पर अपने मैं सर को कभी नहीं झुकाऊंगा, ठीक है। तो इसकी इस बहादुरी से सिकंदर प्रसन्न हो जाता है और इसके प्रदेश को वापस कर देता है। तो इस तरीके से सिकंदर जो है इन क्षेत्रों पर अपने विजय अभियान के माध्यम से इन क्षेत्रों को जीतने का प्रयास करता है। हालांकि उसकी इच्छा तो और भी आगे बढ़ने की थी, लेकिन उसकी जो सेना थी वो बहुत दिनों से निकली हुई थी, और जो है वो युद्ध करने से मना कर दी थी सेना। तो मजबूर होकर जो है, हालांकि बहुत सारे उसने कहीं ना कहीं उत्साहित भाषण दिए कि सेना उसकी तैयार हो जाए और युद्ध करने के लिए राजी हो जाए, लेकिन वो मना कर देती है। और कहीं ना कहीं उसकी सेनाओं ने भी सुन रखा था कि अगर हम आगे बढ़ेंगे यहाँ से तो मगध पर है, और मगध पर कहीं ना कहीं एक मजबूत शासन चल रहा है, और उससे कहीं ना कहीं उसकी सेना हम कह सकते हैं कि डरी हुई भी थी। जो भी कारण था, तो उसकी सेना जो है वो आगे बढ़ने से मना कर देती है, और इस तरीके से सिकंदर जो है यहाँ से वापस लौट जाता है। तो वो 326 ईसा पूर्व में वो भारत पर अपने आक्रमण को प्रारंभ करता है, और यहाँ से वो धीरे धीरे लौट जाता है। और जब वहां पहुंचता है ईरान, वो बेबीलोनी में, तो बेबीलोन में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। कब मृत्यु होती है, 323 ईसा पूर्व में, ठीक है। तो ये घटनाक्रम बनता है कि सिकंदर मतलब यूनानी आक्रमण के अंतर्गत सिकंदर को ही हम पढ़ेंगे, और सिकंदर जो है कैसे जो है भारत पर आक्रमण करता है, और उसके बाद जो है उसके बाद यहाँ की गतिविधियों में शामिल होता है और यहाँ के राज्यों को जीतने का प्रयास करता है, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए हम कुछ पॉइंट को लिख लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको आप चाहे तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। लिखिएगा इसमें आप पॉइंट, भारत पर होने वाला यह दूसरा एवं सबसे सफल विदेशी आक्रमण था। सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी के अनुसार इस समय पश्चिमोत्तर भारत 28 राज्यों में, बहुत छोटे छोटे राज्य थे, 28 राज्यों में विभक्त था, ठीक है। इसमें तक्षशिला व पुरु राज्य प्रमुख थे, ठीक है। आम्ही ने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया
तथा उसे बहुमूल्य रत्न एवं हाथी भेंट किए। ठीक है, इस तरह से इतिहास में यह पहली घटना थी जिसने अपने देश के साथ विश्वासघात किया। देश के साथ विश्वासघात किया। ठीक है, तो यहाँ पे हम दो प्रमुख उसके जो इसका सामना हुआ, एक आमिर से होता है जहाँ पर आमिर स्वयं से अपने आप को आत्मसमर्पित कर देता है और उसकी आधुनिकता को स्वीकार कर लेता है और साथ ही साथ यह भी वचन देता है कि वो उसके युद्ध में सहायता भी करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखा आपने कि उसका राज्य जो है पश्चिमोत्तर भारत उसमें 28 राज्यों में विभक्त था, जिसमें पूर्व और तक्षशिला एक प्रमुख राज्य के रूप में थे। ठीक है, इतना आपके फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे देखिए। इसके बाद उसने पोरस को संदेश को आत्मसमर्पण के लिए संदेश भेजा। पोरस ने कहला भेजा कि अब सिकंदर को मेरा सामना रण क्षेत्र में ही करना होगा। मतलब कि इन दोनों का मुकाबला कहाँ होगा? रण क्षेत्र में, ना कि मैं सिकंदर के सामने नतमस्तक होऊंगा। ठीक है, इस तरीके से पोरस एक गौरवमयी शासक के रूप में प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, आगे लिखिएगा। इसके बाद सिकंदर ने झेलम व चिनाब नदी के बीच स्थित पोरस के राज्य पर आक्रमण की योजना बनाई। ठीक है, सिकंदर ने बारिश के मौसम में झेलम नदी को वहां से पार किया जहां से पोरस की सेना ना देख सके और इस तरह से सिकंदर ने पोरस के राज्य पर कदम रखा। ठीक है, चलिए इसको लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए लिखिएगा आप लोग, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? झेलम या फिर वितस्ता या फिर हाई स्पीच या फिर कर्री का युद्ध, इस नाम से हम उसको जानते हैं।
ठीक है, तो इसमें लिखिएगा कि जो मैंने उसके पहले बात बताई कि इस तरह से पोरस और सिकंदर के बीच 326 ईसा पूर्व में झेलम नदी के तट पर यह युद्ध हुआ। यह भारत का दुर्भाग्य था कि पोरस के पास एक विशाल सेना जिसमें धनुष, हाथी एवं रथ बारिश के मौसम में दलदली भूमि पर टिक न सके और यूनानी सैनिकों से इन्हें पराजित होना पड़ा। तो मैंने आपको पहले बताया कि कहीं ना कहीं बारिश का मौसम था और जो धनुष थे या जो रथ थे या जो हाथी थी वो दलदली भूमि में सही से युद्ध नहीं लड़ सके और तितर हो गए, जिसका फायदा यूनानी सैनिकों ने उठाया और वो आसानी से कहीं ना कहीं युद्ध जीत जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे लिखते हैं। चलिए आगे लिखिएगा। एक विशालकाय हाथी पर आसीन पोरस अंतिम क्षण तक युद्ध लड़ता रहा। किंतु यूनानी सैनिक अंत में विजयी हुए। अगले लिखिएगा। बंदी बनाए हुए पोरस से सिकंदर ने पूछा आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। पोरस ने कहा जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। इसके इस वक्तव्य से सिकंदर प्रसन्न हुआ और उसने पोरस
पोरस के प्रदेश वापस कर दिए। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए। चलिए आगे लिखिएगा। इसके बाद सिकंदर ने 2 नगरों की स्थापना की। 2 नगरों की स्थापना की। एक यहीं पर जहां उसने विजय प्राप्त की थी, जहां उसने विजय प्राप्त की थी, वहीं निकैया, क्या नाम था, निकैया नगर की स्थापना की तथा दूसरा उसने अपने प्रिय घोड़े क्या नाम था उसका, बहुकेफला के नाम पर की। ठीक है, तो ये एग्जाम पॉइंट है। उसने 2 नगरों की स्थापना की थी, एक का नाम था निकैया और दूसरा का नाम था बहुकेफला। ठीक है, आगे लिखिएगा। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। मतलब चाहे वो थक गई रही हो या मगध की सैनिक व्यवस्था से वो परिचित रही हो, सुनी हो उसके बारे में, जो भी कर रहा हो, व्यास नदी को पार करने से, मतलब अब युद्ध लड़ने से उसने मना कर दिया। इस तरह से वह यहां से वापस लौट जाता है। ठीक है, वापस लौटते समय 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये रहा सिकंदर का आत्मा। ठीक, थोड़ा इसका प्रभाव देख लेते हैं। चलिए अब प्रभाव देखते हैं हम लोग। प्रभाव इसमें आप लोग देखिएगा कि इस समय भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। यह विखंडता समाप्त हुई और भारत की एकता को बल मिला। ठीक है, अगले लिखिएगा। गांधार कला का विकास। आगे लिखिएगा। भारतीयों ने यूनानियों से शस्त्र प्रणाली और मुद्रा निर्माण शैली को ग्रहण किया। ठीक है, तो ये रही आपकी यूनानी आत्मा की क्लास। आशा करते हैं सारे पॉइंट आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। मिलते हैं हम एक नए वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।